नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र कुमार टाक आप सभी लोगों का आरपी क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन परिवार में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे द्वारा किया गया प्रयास यदि आपकी सफलता में चार चांद लगाता है, आपको आगे बढ़ने में मदद करता है, तो हमारे इस प्रयास को अधिक से अधिक स्नेह दें, प्रेम दें। साथ ही साथियों, आप खुद आगे बढ़ें, दूसरों को आगे बढ़ाएं और हमें आगे बढ़ाएं। इसलिए इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें। साथ ही साथियों, हमारे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे, इसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। साथियों, आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे और टॉपिक का नाम है राजस्थान के प्रमुख जनजाति आंदोलन। राजस्थान के प्रमुख अगर बात की जाए तो जनजाति आंदोलन। देखो, राजस्थान के प्रमुख जनजाति आंदोलन की अगर बात की जाए तो प्रमुख जो आंदोलन हुए वो भीलों से संबंधित हुए। ठीक है, या तो मीनाओं से संबंधित या फिर भीलों से संबंधित या फिर मेर जनजाति से संबंधित। तो हम प्रमुख आंदोलन देखते हैं। पहले भीलों से संबंधित जो प्रमुख आंदोलन है वो कौन कौन से हैं। देखो, राजस्थान के प्रमुख आंदोलन, ठीक है, और सबसे पहले भीलों से संबंधित देखते हैं। और भीलों से संबंधित पहला जो आंदोलन है और आंदोलन का नाम है भगत आंदोलन। भगत आंदोलन। साथियों, भगत आंदोलन कहाँ चलाया गया? ठीक है, तो याद रखना, वागड़ क्षेत्र में चलाया गया। कहाँ चलाया गया? तो वागड़ या फिर बागड़ क्षेत्र में चलाया गया। अर्थात, ठीक है, वागड़ क्षेत्र में दो जिले आते हैं, एक है आपके डूंगरपुर, ठीक है, और एक है आपके बांसवाड़ा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा। डूंगरपुर वो जिला जिसे पहाड़ों की नगरी के नाम से जाना जाता है। पहाड़ों की नगरी के नाम से जाना जाता है। बांसवाड़ा वो क्षेत्र जिसे 100 द्वीपों के शहर के नाम से जाना जाता है। 100 द्वीपों का शहर किसे कहा जाता है? तो बांसवाड़ा को कहा जाता है। इसी क्षेत्र में, ठीक है, भगत आंदोलन चलाया गया। ठीक है, क्या कारण रहे? ठीक है, तो भगत आंदोलन चलाने का कारण जो रहा वो क्या रहा? तो याद रखना, भील व अन्य जनजाति, भील व अन्य जैसे गरासिया, भील व गरासियों की सामाजिक, भील व गरासियों का की सामाजिक व आर्थिक शोषण की स्थिति को देखते हुए, शोषण की स्थिति को देखते हुए एक आंदोलन चालू किया गया जिसे भगत आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इस आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो याद रखना, इस आंदोलन के प्रवर्तक जो थे वो गोविंद गिरी थे। ठीक है, भील लोग जो है इन्हें गुरु के नाम से पुकारते थे। भील लोग इन्हें गुरु कहकर पुकारते थे, इन्हें उपाधि दी गई। ठीक है, इन्हें उपनाम दिया गया, इसी कारण इन्हें गुरु गोविंद गिरी भी कहा गया। ठीक है, इसी कारण इन्हें गुरु गोविंद गिरी भी कहा गया। और भील लोग जो इनके शिष्य थे, ठीक है, भील लोग, ठीक है, जो इनके शिष्य थे, तो भील लोग जो है इनके शिष्य थे वो भगत कहलाते थे। ठीक है, तो शिष्य भगत कहलाते थे, इसी कारण से इस आंदोलन का नाम क्या पड़ गया? भगत आंदोलन पड़ गया। इस आंदोलन का नाम जो है वो क्या पड़ गया? भगत आंदोलन पड़ गया। तो ये आपको याद रखने वाली बात है जो आपको याद रखनी है। ठीक है, गोविंद गिरी की अगर बात की जाए तो देखो, गोविंद गिरी, गोविंद गिरी का जो जन्म हुआ वो 1858 में हुआ। कहाँ हुआ? तो याद रखना, ठीक है, आपके बांसिया गांव डूंगरपुर में। बांसिया गांव डूंगरपुर में इनका क्या हुआ? जन्म हुआ। कहाँ हुआ? तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, बांसिया गांव डूंगरपुर में। ठीक है, किस परिवार में हुआ? तो परिवार आपसे पूछ लिया तो बंजारा परिवार में। क्वेश्चन आ चुका है ये। ठीक है, कि बंजारा परिवार में 1858 में बांसिया गांव डूंगरपुर में इनका जन्म हुआ। इनके गुरु कौन थे? तो याद रखना, इनके गुरु जो थे वो राजगिरी थे। गुरु कौन थे? राजगिरी थे। इंपॉर्टेंट खास बात क्या है? तो याद रखना, ठीक है, इनके एक सहयोगी थे, ठीक है, सूरजी, सूरजी भगत जो है इनके सहयोगी थे। जबकि
ये किससे प्रेरित थे? तो याद रखना दयानंद सरस्वती से प्रेरित थे। दयानंद सरस्वती से प्रेरित थे। कई बार सीधा क्वेश्चन आता है, तो याद रखना किससे प्रेरित थे? दयानंद सरस्वती से प्रेरित थे। दयानंद सरस्वती 1881 में उदयपुर आए थे और उनके साथ इन्होंने काम भी किया, इसी कारण इनसे खूब ज्यादा प्रेरित थे। तो याद रखना गोविंद गिरी, ठीक है, इनका जन्म 1858 में, ठीक है, बंजारा परिवार बांसिया गांव डूंगरपुर में होता है। इनके गुरु जो है राजगिरी, ठीक है, जबकि सयोजी सूरजी भगत थे। और याद रखना प्रेरित किससे थे? तो ठीक है, दयानंद सरस्वती से थे। 1881 में उदयपुर आए, ठीक है। इन्हीं के द्वारा, गोविंद गिरी के द्वारा ही, ठीक है, अगर बात की जाए तो याद रखना संप सभा की स्थापना की जाती है। संप सभा की स्थापना की जाती है 1883 में। कहाँ की जाती है? तो याद रखना सिरोही में की जाती है, ठीक है। तो 1883 में सिरोही में इनके द्वारा संप सभा की स्थापना की जाती है। संप की अगर बात की जाए तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आपको याद रखना है, इसका शाब्दिक अर्थ आता है भाईचारा, ठीक है, भ्रातृत्व की भावना, ठीक है, भाईचारा बोल दो या भ्रातृत्व की भावना बोल दो, ठीक है। प्रेम मिलन या स्नेह मिलन से संबंधित भाव आता है, कौन सा है? संप सभा, ठीक है। संप का शाब्दिक अर्थ क्या है? भाईचारा। अच्छा, खास विशेषता क्या है? तो याद रखना इसका प्रथम अधिवेशन जो है वो 1903 में, ठीक है, कहाँ आयोजित किया गया? तो मानगढ़ पहाड़ी धाम बांसवाड़ा में। मानगढ़ पहाड़ी धाम बांसवाड़ा में आयोजित किया गया, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रखना है। तो याद रखना इनका, ठीक है, अगर बात की जाए पहला अधिवेशन जो है वो 1903 में मानगढ़ पहाड़ी धाम बांसवाड़ा में आयोजित किया गया। अच्छा, खास विशेषता क्या है? ठीक है, बाद में कहते हैं, ठीक है, इन्हें डूंगरपुर और बांसवाड़ा रियासत से, ठीक है, बेदखल कर दिया जाता है। कहते हैं इसके बाद ये गुजरात चले जाते हैं, ठीक है। और गुजरात में कहते हैं वहां भी, ठीक है, जनजाति भीलों से संबंधित कुछ आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, जैसे ईडर व सुथ गांव में। ईडर व सुथ गांव में ये आंदोलन चलाते हैं वहां भी, ठीक है, आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं वहां यह सफल होते हैं। और पुणे अगर बात की जाए तो पुणे 1911 में ये कहाँ आते हैं? तो पुणे 1911 में, ठीक है, यह राजस्थान आते हैं, ठीक है। राजस्थान में किस गांव में आते हैं? तो याद रखना राजस्थान में गांव पड़ता है बेड़सा गांव डूंगरपुर। बेड़सा गांव डूंगरपुर आते हैं, ठीक है। और कहते हैं यहीं पर इन्हीं के द्वारा एक पंथ चालू किया जाता है। बोला कौन सा पंथ? तो याद रखना भगत पंथ, ठीक है। तो 1911 में, ठीक है, बेड़सा गांव डूंगरपुर से इनके द्वारा भगत पंथ की स्थापना की जाती है। भगत पंथ की स्थापना की जाती है। मुख्य उद्देश्य क्या होता है इसका? ठीक है, तो उद्देश्य यही है कि भीलों में जागृति फैलाना, जन जागृति फैलाना। तो भीलों में जन जागृति फैलाने के उद्देश्य से भगत पंथ की स्थापना की जाती है 1911 में बेड़सा गांव डूंगरपुर में। क्वेश्चंस आ चुका है, याद रखना 1911 भगत पंथ की स्थापना किसने की? तो गोविंद गिरी ने या गुरु गोविंद गिरी के द्वारा की गई। एक खास विशेषता यह है, कहते हैं कि 17 नवंबर 1913 को 1913 को मानगढ़ पहाड़ी पर जो संप सभा है, इस संप सभा का अधिवेशन बुलाया जाता है, इसका सम्मेलन बुलाया जाता है, ठीक है। वो कहते हैं इस सम्मेलन में, ठीक है, काफी भीड़ लोग शामिल होते हैं, ठीक है, भीड़ लोग शामिल होते हैं। और उसी समय, ठीक है, कहते हैं कि उदयपुर रियासत के द्वारा ये समझ लिया जाता है कि गोविंद गिरी जो है वो हमारे खिलाफ एक षड्यंत्र रच रहे हैं और धीरे धीरे
हमारे क्षेत्र पे क्या कर लेंगे, अधिकार कर लेंगे, हमारी चौकियों को समाप्त कर देंगे। ठीक है, और भील लोग जो हमारे, ठीक है, वर्तमान में गुलाम हैं, इन्हें हमसे अलग कर देंगे और एक नवीनतम क्षेत्र का उदय करेंगे। इसको लेकर, ठीक है, अगर बात की जाए तो कहा जाता है कि उदयपुर रियासत के द्वारा मेवाड़ भील कोर एमबीसी जो सैनिक टुकड़ी थी, जिसकी स्थापना 1941-42 में, ठीक है, महाराणा सरदार सिंह के द्वारा की गई थी। ठीक है, कहते हैं महाराणा सरदार सिंह के द्वारा 1941-42 में मेवाड़ भील कोर की स्थापना की गई थी। कहते हैं 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ पहाड़ी पर जब संप सभा का सम्मेलन या अधिवेशन चल रहा होता है, जहां भील लोग शामिल होते हैं, कहते हैं इस मेवाड़ भील कोर के द्वारा, ठीक है, उदयपुर रियासत के कहने पर, ठीक है, कहते हैं यहाँ गोलियां चला दी जाती है, और गोलियां चला दी जाती है तो कहते हैं यहाँ लगभग 1500 भील शहीद हो जाते हैं। कितने भील शहीद हो जाते हैं? तो 1500 भील शहीद हो जाते हैं। इसी मानगढ़, ठीक है, जो ये घटना हुई 17 नवंबर 1913 को, इस पूरी घटना को अगर बात की जाए तो याद रखना मानगढ़ हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। मानगढ़ हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कहते हैं इसे मानगढ़ हत्याकांड को राजस्थान के जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी गई है। जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी गई है, तो यह भी ध्यान रख लेना। ठीक है, इसे ही राजस्थान के जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी गई है। ठीक है, कहते हैं कि इस समय जहां 1500 भील शहीद होते हैं, तो एक गोली जो है, ठीक है, वो गोविंद गिरी के पैरों में भी लग जाती है। ठीक है, गोविंद गिरी के पैरों में गोली लग जाती है। ठीक है, और गोविंद गिरी के पैरों में जब गोली लग जाती है तो कहते हैं ये भग नहीं पाते हैं। ठीक है, यहाँ से भगने में असफल होते हैं, इस कारण इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, और गिरफ्तार करने के बाद कहते हैं इन्हें, ठीक है, आजीवन कारावास हो जाता है। ठीक है, 20 वर्ष की सजा हो जाती है लगभग। ठीक है, कहते हैं फिर इनका स्वभाव अच्छा था। ठीक है, और सरल भाव के धनी थे, इसी कारण इनकी सजा को बाद में 7 वर्ष में तब्दील कर दी जाती है। 7 वर्ष बाद इन्हें छोड़ दिया जाता है, और अंततः ये गुजरात चले जाते हैं, और गुजरात के कंबोई नामक क्षेत्र में अपना अंतिम जीवन व्यतीत करते हैं, और यही इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। यही इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ये आपके साथियों भगत आंदोलन समाप्त। वापस से बतला देता हूँ, भगत आंदोलन की अगर बात की जाए तो वागड़ क्षेत्र डूंगरपुर बांसवाड़ा में भीलों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए, ठीक है, गोविंद गिरी के द्वारा ये आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, इस आंदोलन की अगर बात की जाए तो याद रखना गोविंद गिरी, ठीक है, अपने शिष्यों को भगत कहते थे, इसी कारण इसका नाम भगत पंथ रखा गया। जबकि भील लोग इन्हें गुरु कहकर पुकारते थे, इसलिए इनका नाम गुरु गोविंद गिरी रहा। ठीक है, इनके जन्म की अगर बात की जाए तो याद रखना बांसिया गांव डूंगरपुर में 1858 को बंजारा परिवार में इनका जन्म हुआ। गुरु राजगिरी सूरजी भगत इनके सहयोगी, जबकि दयानंद सरस्वती से प्रेरित थे। ठीक है, इन्हीं के द्वारा 1883 में संप सभा की स्थापना की गई थी। ठीक है, और इसका अधिवेशन जो बुलाया गया था प्रथम, वो 1903 में बुलाया गया था। संप सभा की स्थापना सिरोही में की गई थी, जिसका शाब्दिक अर्थ जो होता है वो भाईचारा होता है। 1911 में इनके द्वारा भगत पंथ की स्थापना की गई थी डूंगरपुर में, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो याद रखना, ठीक है, भीलों को जन जागृत करना। 1913 में, ठीक है, 17 नवंबर 1913 में मानगढ़ पहाड़ी पर एक अधिवेशन बुलाया गया। ठीक है, बांसवाड़ा में, जहां मेवाड़ भील कोर के द्वारा गोली भारी चला दी गई, 1500 भील लोग शहीद हो गए। इसे ही राजस्थान के जलियांवाला हत्याकांड या राजस्थान जलियांवाला कांड के नाम से जाना जाता है। इसे ही मानगढ़ हत्याकांड के नाम से जाना गया। अच्छा, खास विशेषता क्या रही? तो याद रखना, ठीक है, गोविंद गिरी के पैरों में गोली लग जाती है।
ठीक है, इन्हें आजीवन कारावास हो जाता है और इसके साथ साथ 7 वर्ष बाद इन्हें छोड़ दिया जाता है। अंतिम जीवन ये अपने गुजरात के कंबोई नामक स्थान पे भी बिताते हैं और वहीं इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इसी प्रकार साथियों, एक आंदोलन जो भीलों से संबंधित है, ठीक है, वो है आपके एक ही आंदोलन। एक ही आंदोलन, ठीक है, इसे भौमट आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। भौमट आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। देखो एक चीज बता देता हूं साथियों यहीं पर आप लोगों को कि राजसमंद और राजसमंद में पड़ता है कुंभलगढ़, ठीक है, और कुंभलगढ़ के बाद यहां पड़ेगा उदयपुर और उदयपुर में पड़ेगा गोगुंडा की पहाड़ी और दक्षिण में आओगे तो आपके पड़ेगा डूंगरपुर और इससे दक्षिण में आओगे तो आपके पड़ेगा बांसवाड़ा। देखिए कुंभलगढ़ और गोगुंडा के बीच में जो पठारी क्षेत्र है, इस क्षेत्र को तो कहा जाता है भोराट का पठार। भोराट का पठार, ठीक है। गोगुंडा और डूंगरपुर के बीच में जो पठारी भाग है इसे कहा जाता है भोमट का पठार, ठीक है। और डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच में जो पठारी भाग या पहाड़ियां, इसे मेवल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मेवल के नाम से जाना जाता है। मतलब एक ही आंदोलन को भौमट आंदोलन भी कहा जाता है। इसका मतलब ये इस पठारी क्षेत्र पे हुआ है जो कि गोगुंडा और डूंगरपुर के बीच में है। गोगुंडा मतलब उदयपुर और डूंगरपुर के बीच में है, ठीक है। इसे ही भौमट आंदोलन के नाम से जाना गया। पहली बात, इसे ही मात्र कुंडिया आंदोलन के नाम से जाना जाता है क्योंकि मात्र कुंडिया रासमिन परगने से इस आंदोलन की क्या मानी जाती है? शुरुआत मानी जाती है। इसी कारण इसे मात्र कुंडिया आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। आइए साथियों, एक ही आंदोलन या फिर भौमट आंदोलन, देखो सबसे पहले आंदोलन का कारण क्या रहा, ठीक है। तो कारण क्या रह सकता है? ठीक है, एक तो भीलों में एकता स्थापित करने के लिए, भील लोग एक नहीं थे, तो भीलों में एकता स्थापित करने के लिए, इनका सामाजिक व आर्थिक शोषण को दूर करने के लिए, सामाजिक और आर्थिक शोषण हो रहा था, इसी कारण से एक आंदोलन चालू किया गया जिसे एक ही आंदोलन। एक ही आंदोलन मतलब एकता स्थापित करनी है। तो भीलों में एकता स्थापित करने के उद्देश्य से जिस आंदोलन की शुरुआत की गई वो था आपके एक ही आंदोलन, ठीक है। इस आंदोलन की अगर बात की जाए तो इसके प्रवर्तक कौन थे? तो प्रवर्तक थे इनके मोतीलाल तेजावत, जिसे भील लोग बाबूजी के नाम से जानते थे, बाबूजी के कर पुकारते थे। तो भीलों के द्वारा इन्हें बाबूजी के कर पुकारा जाता था। अब एक क्वेश्चन ये बन गया, देखो गोविंद गिरी की उपाधि थी गुरु, उनका उपनाम था गुरु, जबकि मोतीलाल तेजावत का उपनाम क्या है? तो याद रखना बाबूजी, ठीक है। तो इसके प्रवर्तक कौन है? मोतीलाल तेजावत, ठीक है। इन्हें ही आदिवासियों का मसीहा भी कहा जाता है, आदिवासियों का मसीहा भी कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखना, एक तो बाबूजी कहकर पुकारा जाता है और इन्हें ही आदिवासियों का मसीहा। मैं यही आपको बता देता हूं, ठीक है, कि ठक्कर बप्पा जो कि प्रतापगढ़ से संबंधित थे, इन्हें पिछड़ों का मसीहा कहा जाता था, ठीक है। तो देखो ठक्कर बप्पा की अगर बात की जाए तो इन्हें पिछड़ों का मसीहा कहा जाता था, पिछड़ों का मसीहा। जबकि आपके आ जाए आदिवासी का मसीहा किसे कहा जाता है? तो याद रखना, आदिवासी का मसीहा जो मोतीलाल तेजावत को कहा गया। किसे कहा गया? मोतीलाल तेजावत को कहा गया।
ठीक है। मोतीलाल तेजावत की अगर बात की जाए तो इनका जन्म 1886 में हुआ, जब 1883 में संत सभा की स्थापना की गई थी। इनके द्वारा, गोविंद गिरी के द्वारा। उनके 3 वर्ष बाद, ठीक है, 1886 में इनका जन्म हुआ, मोतीलाल तेजावत का जन्म हुआ। ठीक है, कहाँ हुआ तो याद रखना, कोलियारी गांव उदयपुर में। कोलियारी गांव उदयपुर में। और कोलियारी गांव बहुत ही फेमस गांव है। क्या है फेमस गांव? तो आपके पास कई बार ये क्वेश्चंस आता है, कई बार क्वेश्चंस बनता है कि हल्दी घाटी युद्ध में जब महाराणा प्रताप भगते हैं तो पहली बार किस गांव में पहुंचते हैं, कहाँ विश्राम करते हैं? तो कोलियारी गांव में करते हैं। कहाँ करते हैं? कोलियारी गांव। और इसी कोलियारी गांव में मोतीलाल तेजावत का जन्म होता है 1886 में। कहते हैं इनके पिताजी नंदलाल थे, जबकि इनकी माता केसरबाई। पिताजी नंदलाल, माता केसरबाई, और इनकी पत्नी लहरबाई। इनकी पत्नी का नाम क्या था? लहरबाई। हालांकि क्वेश्चंस पूछे जा गए नहीं है कभी, लेकिन फिर भी पूछ लिया जाए तो थोड़ा सा याद रखना। पत्नी लहरबाई, माता केसरबाई, जबकि पिता नंदलाल थे। ओसवाल परिवार में इनका जन्म हुआ। देखो, गोविंद गिरी का जन्म बंजारा परिवार में हुआ है 1858 में, ठीक है, बांसिया गांव में। इनका कोलियारी गांव में 1886 में ओसवाल परिवार में, क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, ओसवाल परिवार में इनका जन्म हुआ। और यह झाडोल ठिकाने में, कौन से ठिकाने में? उदयपुर में स्थान पड़ता है झाडोल। झाडोल ठिकाने में कामदार की जॉब करते थे। ये कामदार थे, तो झाडोल ठिकाने में क्या थे? कामदार थे। भीलों की स्थिति को देखकर इनका मन रोता था, इसलिए इन्होंने कामदार की जॉब छोड़ दी। झाडोल ठिकाने में कामदार थे, लेकिन भीलों की स्थिति को देखकर इनका मन रोता था। ठीक है, ये भीलों की स्थिति में सुधार करना चाहते थे। ठीक है, इसलिए इन्होंने कामदार की जॉब छोड़ दी। अच्छा, खास विशेषता क्या रही और तो जानिए। आइए, एक क्वेश्चन से पूछा जाता है कि एक ही आंदोलन का नारा क्या था? ठीक है, बहुत बार आ चुका है। नारा क्या था? ना हाकिम, ना हाकिम, ना हुक्म। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि एक ही आंदोलन का नारा क्या था? ना हाकिम ना हुक्म। ना हाकिम ना हुक्म। एक ही आंदोलन की अगर बात की जाए तो शुरुआत कब से मानी जाती है? तो याद रखना 1921 से मानी जाती है। ठीक है, और 1921 में कहां से? तो वही रासिम प्रगना मातृकुंडिया से। इसी कारण इस आंदोलन को मातृकुंडिया आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इनके द्वारा एक मांग पत्र तैयार किया गया जिसे मेवाड़ पुकार कहा गया, और यह 21 सूत्रीय मांग पत्र था। कितने सूत्रीय? तो 21 सूत्रीय मांग पत्र था। कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, मेवाड़ पुकार क्या था? तो 21 सूत्रीय मांग पत्र था, जो कि मोतीलाल तेजावत के द्वारा तैयार किया गया था। मोतीलाल तेजावत के द्वारा। ठीक है, कहते हैं कि एक स्थान पड़ता है नीमड़ा। नीमड़ा नामक स्थान पर इन्होंने सम्मेलन आयोजित किया। ठीक है, कई भील लोग यहाँ पे शामिल हुए। ठीक है, भीलों को ऐसा लगा, सॉरी, उदयपुर रियासत को ऐसा लगा कि हमारे प्रति साजिश कर रहे हैं, इसलिए इन्होंने मेवाड़ भीलकोर टुकड़ी को भेजा। वही मेवाड़ भीलकोर, ठीक है, जो कि मानगढ़ हत्याकांड में शामिल थी, जिन्होंने गोलियां चलाई थी। यहाँ पे भी इन्होंने गोलियां चलाई, और यहाँ जब गोलियां चलाई तो कहते हैं 1200 भील शहीद हो गए। कितने भील? 1200 भील शहीद हो गए। ठीक है, और ये घटना कब की है? तो याद रखना
7 मार्च 1922 की घटना है। कब की घटना है? 7 मार्च 1922 की। तो नीमड़ा नामक स्थान है, ठीक है, जहां पे इनके द्वारा एक सम्मेलन बुलाया जाता है, ठीक है, 7 मार्च 1922 को, ठीक है। भील लोग आते हैं, मेवाड़ भील कोर के द्वारा यहाँ गोलियां चला दी जाती है उदयपुर रियासत की ओर से। 1200 भील शहीद हो जाते हैं। कितने भील? 1200 भील शहीद हो जाते हैं, ठीक है। इससे देखो, मानगढ़ हत्याकांड को तो राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी गई है, जबकि राजस्थान का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कौन सा है? जलियांवाला बाग हत्याकांड कौन सा है? तो आपको बताना है कौन सा है। नीमड़ा, 7 मार्च 1922 को। और वो हुआ था 17 नवंबर 1913 को। ये 7 मार्च 1922 को। यहाँ 1200 लोग शहीद हुए हैं, जबकि मानगढ़ में 1500 लोग शहीद हुए थे। ये अंतर है। ये पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा कथन असत्य है, और वहां 1200 की जगह 1500 लिखवा जाएगा निमड़ा में, तो गलत है। क्योंकि 1500 किस में शहीद हुए थे? मानगढ़ में। और यहां कितने हुए हैं? 1200। तो ये आपको ध्यान में रखना। ये एके आंदोलन की घटना है, जबकि मानगढ़ भगत आंदोलन की घटना है। भगत आंदोलन गोविंद गिरी के द्वारा चालू किया, ये मोतीलाल तेजावत के द्वारा चालू किया गया। इसे भोमट के नाम से जाना जाता है। बाद में कहते हैं ये उधर उधर भगे, ठीक है। और महात्मा गांधी के कहने पर ठीक है, ये उधर उधर भगे। भाई वहां तो क्या हुआ था कि गोविंद गिरी के तो पैर में गोली लग गई, तो उनको तो पकड़ लिया गया, लेकिन इनको पकड़ नहीं पाए। ये भगे यहां से, ठीक है, गुजरात की ओर चले गए। वो कहते हैं भगे, लेकिन महात्मा गांधी के कहने पर इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया ईडर की पुलिस के सामने। कौन सी पुलिस के सामने? ईडर की पुलिस के सामने। ईडर की पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इन्हें पकड़ लिया गया और इन्हें, ठीक है, 6 वर्ष की क्या हो गई? 6 वर्ष की कैद हो गई, ठीक है। बाद में कहते हैं, ठीक है, इन्हें रिहा कर दिया गया, ठीक है। रिहा करने के बाद कहते हैं जब भारत छोड़ो आंदोलन चालू किया गया, भारत छोड़ो आंदोलन चालू किया गया, तो इसमें ये वापस से कैद हो गए, वापस से जेल गए, फिर वापस से छूटे। फिर उसके बाद अंततः अगर बात की जाए तो अंततः 1964 में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। अंततः 1964 में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ये आपके एके आंदोलन या फिर भूमट आंदोलन समाप्त। तो एके आंदोलन या भूमट आंदोलन की अगर बात की जाए, ठीक है, तो भूमट इसलिए क्योंकि डूंगरपुर उदयपुर के बीच में जो पठारी भाग है, वहां इस आंदोलन की शुरुआत हुई, मोतीलाल तेजावत के द्वारा हुई, ठीक है। भीलों में एकता स्थापित करने के लिए आंदोलन चालू किया गया, इसी कारण इसे एक ही आंदोलन के नाम से जाना गया, ठीक है। मोतीलाल तेजावत को बाबूजी या फिर आदिवासियों के मसीहा के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म, ठीक है, 1886 में ओसवाल परिवार में, ठीक है, आपके कोलियारी गांव में उदयपुर में हुआ, ठीक है। पिताजी नंदलाल, माताजी केसरबाई, जबकि पत्नी, ठीक है, लहरबाई थी। मोतीलाल तेजावत के द्वारा ये जो आंदोलन चालू किया गया, यह 1921 में रासमिन परगना चित्तौड़ से मात्र कुंडिया से चालू किया गया। इसी कारण इसे मात्र कुंडिया आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इस आंदोलन में 7 मार्च 1922 को एक घटना घटित हुई, जिसे निमड़ा हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। मेवाड़ भील कोर के द्वारा, ठीक है, 1200 भीलों को मार दिया गया गोलियां चला के। मोतीलाल तेजावत वहां से भगे, ठीक है। भगते हुए अगर बात की जाए, ईडर तक पहुंच गए गुजरात में। महात्मा गांधी के कहने पर इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया, लगभग 30 के करीब, ठीक है। 36 में ये वापस से छूटे। भारत छोड़ो आंदोलन के तहत इन्हें वापस से जेल हो गई,
ठीक है, बाद में कहते हैं, ठीक है, 1964 के करीब इनकी मृत्यु हो जाती है। इन्हीं का एक नारा है, ना हकीम ना हुकुम, और इसके साथ साथ 21 सूत्रीय मांग पत्र तैयार किया गया इनके द्वारा, जिसे मेवाड़ पुकार के नाम से जाना जाता है। आज साथियों, भूमट आंदोलन के बाद एक आंदोलन है आपके मीना आंदोलन। मीना आंदोलन देखिए, मीना मीना की अगर बात की जाए तो मीन से, ठीक है, ये शब्द बना है और इसका शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है मत्स्य। ठीक है, मछली से इनका जन्म माना जाता है। ठीक है, मछली का अवतार मनु ने लिया था। ठीक है, भगवान विष्णु ने लिया था। इसी कारण ये भगवान विष्णु की संतानें कहलाती है। इसी कारण ये भगवान विष्णु की संतानें कहलाती है। मीना जो है, ठीक है, वो दो प्रकार के हैं। एक थे जमींदार मीना, ठीक है, और एक थे आपके चौकीदार मीना। देखो, जमींदार मीना तो वो जो कि कृषि का कार्य करते थे, कृषि कार्य में संलग्न थे। और चौकीदार मीना वो जो चौकीदारी करते थे, जो क्या करते थे, चौकीदारी करते थे। मीनाओं का ये जो मुख्य आंदोलन हुआ, ये किस क्षेत्र में हुआ, तो क्षेत्र आपसे पूछ ले तो याद रखना, क्षेत्र जो है इसका वो है आपके जयपुर प्लस शेखावटी। जयपुर प्लस शेखावटी क्षेत्र में ये आंदोलन हुआ, जिसे मीना आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस आंदोलन का कारण क्या रहा? ठीक है, एक तो 1924 का क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, और एक जो था वो 1930 का जरायम पैसा कानून। जरायम पैसा कानून देखो, देखो 1924 का जो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट था, नाम से पता पड़ रहा है क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, मतलब मीना जनजाति को आपराधिक जनजाति घोषित कर दिया गया 1924 में। क्योंकि उस समय यह माना जाता था कि मीना जनजाति जो है अपना जीवन यापन, ठीक है, लूटमार या चोरी करके करती थी। जीवन यापन उस समय माना जाता था। आज तो मीना लोग काफी बड़े बड़े पदों पर हैं, ठीक है, बाकी भगवान जाने, ठीक है, लेकिन उस समय यह माना जाता था। तो उस समय, ठीक है, इस जनजाति को 1924 में आपराधिक जनजाति घोषित कर दिया गया और 1930 में एक जरायम पेशा कानून लागू किया गया कि कम से कम 12 वर्ष से अधिक जो भी मीना लोग होंगे, मीना लोग, और इस मीना लोग में पुरुष मतलब मेल और फीमेल दोनों शामिल है, इन लोगों को प्रतिदिन पुलिस थाने में जाकर, पास का जो भी पुलिस थाना लगेगा वहां जाकर हाजिरी देनी होती थी। हाजिरी देनी होती थी। उस समय ये जरायम पेशा कानून था। तो 1924 में तो इस मीना जनजाति को, ठीक है, जयपुर और शेखावटी ठिकाने के द्वारा, मेन जयपुर रियासत के द्वारा, ठीक है, इसे आपराधिक जनजाति घोषित कर दिया गया। अब आपराधिक कैसे हो सकती है? जो चौकीदार है, ठीक है, जो कृषि कार्यों में संलग्न है, उसे आपराधिक जनजाति घोषित कर दिया गया। ठीक है, और फिर 1930 में इनको विश्वास नहीं हुआ अभी तक भी, तो 1930 में इनके ऊपर और ज्यादा, ठीक है, कानून सख्त लागू करते हुए जरायम पेशा कानून लागू किया गया कि 12 वर्ष से अधिक जो भी मीना लोग होंगे, अब 12 वर्ष से अधिक तो बच्चा ही होता है, आदमी होता ही नहीं, पहली बात तो बच्चा ही होता है,
क्योंकि वो तो किशोर अवस्था में भी नहीं आया अभी तक। तो 12 वर्ष के अधिक जो भी, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो, ठीक है, महिला हो, चाहे पुरुष हो, उसे पड़ोस के थाने में जाकर हाजिरी देनी होती थी। अगर जिस व्यक्ति ने हाजिरी नहीं दी है और मान लो उस समय कोई घटना घटित हो गई चोरी की, तो जिस व्यक्ति ने हाजिरी नहीं दी उस व्यक्ति के ऊपर शक जाता था और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता था। इस प्रकार का एक कानून लागू किया गया, इसे जरायम पेशा कानून कहा गया। इन सभी को लेकर एक आंदोलन चालू किया गया जिसे मीना आंदोलन कहा गया। मीना आंदोलन के तहत 1933 में मीना क्षेत्रीय महासभा का गठन किया गया, जबकि इसी का 1944 में प्रथम सम्मेलन नीम का थाना सीकर में आयोजित किया गया। ठीक है, और इस सम्मेलन की मुख्य खास बात क्या है? तो इस सम्मेलन की मुख्य खास बात है कि इसकी अध्यक्षता जो की गई थी वो जैन मुनि मग्न सागर के द्वारा की गई थी। जैन मुनि मग्न सागर के द्वारा की गई थी और इन्हीं के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई। इस पुस्तक को मीना पुराण के नाम से जाना गया। इन्हीं की एक पुस्तक है, इसे मीन पुराण या फिर मीना पुराण के नाम से जाना गया। ठीक है, तो यह ध्यान रखना है 1933 में मीना क्षेत्रीय महासभा का गठन किया गया। ठीक है, लगभग इसके 11 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद नहीं, 11 वर्ष बाद, ठीक है, प्रथम सम्मेलन नीम का थाना सीकर में जैन मुनि मग्न सागर की अध्यक्षता में इन्हीं के द्वारा मीन पुराण या मीना पुराण की रचना की गई थी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखना, मीन पुराण या फिर मीना पुराण की रचना की गई थी। इसके बाद 1946 से पहले, ठीक है, 46 से पहले लगभग अगर बात की जाए 44 में ही, 1944 में ही मीना क्षेत्रीय सुधार समिति का गठन किया। हालांकि इसे जयपुर मीना क्षेत्रीय सुधार समिति कहा जाता है, देखो, ठीक है, फिर भी मैं आपको बताऊं, मीना क्षेत्रीय सुधार समिति का गठन किया गया। ठीक है, किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो अध्यक्षता याद रखना, बंशीधर शर्मा की अध्यक्षता में किया गया, जबकि इसका मंत्री जो बनाया गया, ठीक है, वो याद रखना, इसका मंत्री 2 लोगों को बनाया गया। एक तो बना लक्ष्मी नारायण झरबाल और एक राजेंद्र कुमार अज्ञ, यानी मेरे द्वारा याद कर लो, मेरा नाम राजेंद्र है, तो राजेंद्र कुमार अज्ञ को इसका मंत्री बनाया गया। ये क्वेश्चन आ चुका है। मीना क्षेत्रीय सुधार समिति का गठन 1944 में किया गया। ठीक है, अगर बात की जाए किसकी अध्यक्षता में, तो याद रखना पंडित बंशीधर शर्मा की अध्यक्षता में। ठीक है, मंत्री बनाए गए बोला 2 लोगों को। ठीक है, एक तो लक्ष्मी नारायण को और एक राजेंद्र कुमार को, इसका क्या बनाया गया? मंत्री बनाया गया। कहते हैं 1946 में इसी समिति के द्वारा एक सम्मेलन आयोजित किया गया, इसका नाम था बाघावास सम्मेलन। ठीक है, कहां आयोजित किया गया? तो बाघावास सम्मेलन सीकर में आयोजित किया गया। कहते हैं यहां खूब विरोध किया गया। ठीक है, और विरोध करने के बाद, ठीक है, यहां एक डिसीजन लिया गया कि 28 अक्टूबर 1946 को हम
मुक्ति दिवस के रूप में बनाएंगे। किस दिवस के रूप में? मुक्ति दिवस के रूप में बनाएंगे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुक्ति दिवस बनाने की घोषणा कब की? 28 अक्टूबर 1946 को। बाद में कहते हैं, ठीक है, इस कानून का खूब विरोध किया गया, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट और जराइम पेशा कानून का, ठीक है, बहुत ही विरोध हुआ, ठीक है। और जो पिछड़ों के मसीहा है ठक्कर बप्पा के द्वारा भी कहा जाता है, ठीक है, कि पत्र लिखा जाता है, ठीक है, जयपुर रियासत को, ठीक है। और इन सभी के प्रयासों से, ठीक है, 1952 में जरायम पेशा कानून जो है इसे वापस ले लिया जाता है, इसे समाप्त कर दिया जाता है और इसी के साथ मीना आंदोलन समाप्त हो जाता है। तो साथियों, मीना आंदोलन की अगर बात की जाए तो देखो, मीना आंदोलन क्षेत्र क्या है? जयपुर और शेखावटी क्षेत्र में हुआ, ठीक है। मीन नाम इनका अर्थ है, मीन का मतलब मत्स्य, मीन का मतलब मत्स्य अर्थात भगवान विष्णु के, ठीक है, ये, ठीक है, वंशज कहलाते हैं। दो प्रकार के थे मीना, एक चौकीदार और एक जमींदार। जमींदार कृषि कार्यों में संलग्न थे, चौकीदार चौकीदारी करते थे। 1924 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लाकर इसे आपराधिक जनजाति घोषित कर दिया गया और 1930 में जरायम पेशा कानून लाकर यह बतला दिया गया कि 12 वर्ष तक के जो भी मेल फीमेल मीना है उन्हें पास के थाने में जाकर हाजिरी देनी पड़ेगी। कहते हैं इसका घोर विरोध किया गया और 1933 में मीना सुधार महासभा का गठन किया गया, जिसका पहला अधिवेशन 1944 में किया गया नीम का थाना सीकर में, ठीक है, जैन मुनि मग्न सागर की अध्यक्षता में। वहीं मीना पुराण की भी रचना की गई। 1944 में ही मीना क्षेत्रीय सुधार समिति का गठन किया गया, पंडित बंशीधर शर्मा, जबकि 2 मंत्री बनाए गए, लक्ष्मी नारायण और राजेंद्र कुमार। 1946 में बागावास में सम्मेलन आयोजित किया गया इसका, ठीक है, वहां विरोध किया गया और 28 अक्टूबर 1946 को इनके द्वारा मुक्ति दिवस बनाया गया। ठक्कर बप्पा जो कि पिछड़ों के मसीहा हैं, इनके द्वारा भी पत्र लिखकर, ठीक है, विरोध जताया गया क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट और जराइम पेशा कानून का। और आजादी के बाद 1952 में जरायम पेशा कानून को समाप्त कर दिया जाता है और यह आंदोलन इसी के साथ क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। आज साथियों, 2-4 कुछ छोटे छोटे आंदोलन हैं जिसे समाप्त कर देते हैं। एक आंदोलन है आपका लसाड़िया आंदोलन। लसाड़िया आंदोलन जो है वो उदयपुर में चलाया गया था। कहाँ चलाया गया था? उदयपुर। अब एक क्वेश्चन आपके ये भी बनता है, लसाड़िया का पठार कहाँ स्थित है? उदयपुर में स्थित है। उड़िया का पठार कहाँ स्थित है? माउंट आबू सिरोही में स्थित है। दोनों एक जैसे नाम है, कई बार पूछ लिए जाते हैं। क्रोस का पठार कहाँ स्थित है? काकनवाड़ी का पठार कहाँ स्थित है? तो याद रखना, सरिस्का में स्थित है। लसाड़िया का पठार उदयपुर में स्थित है। यहीं पर एक आंदोलन चालू किया गया जिसे लसाड़िया आंदोलन के नाम से जाना जाता है। बस इतना सा याद रख लो, किसके द्वारा चालू किया गया? तो संत मावजी के द्वारा चालू किया गया। संत मावजी कौन है? तो याद रखना, ठीक है, यह विष्णु को निष्कलंक अवतार मानते हैं। विष्णु को निष्कलंक अवतार मानते हैं, विष्णु के निष्कलंक अवतार की पूजा करते हैं। इन्हीं के द्वारा बेनेश्वर धाम की स्थापना की गई थी, इन्हीं के द्वारा की गई थी, ठीक है। और इन्हीं के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया, इसे चोपड़ा कहा गया। और चोपड़ा ग्रंथ जो लिखा गया वो कौन सी भाषा में लिखा गया? तो वागड़ी या फिर बागड़ी भाषा में लिखा गया, ठीक है।
मीनाओं में सुधार लाने के लिए, एकता स्थापित करने के लिए, सामाजिक आर्थिक शोषण को दूर करने के लिए एक आंदोलन चालू किया गया जिसे लसाड़िया आंदोलन कहा गया। बस इतना ही याद रखना है, उदयपुर और संत माव जी के द्वारा। एक थोड़ा सा अगर याद रखो साथियों, तो ये ध्यान रखना, बेनेश्वर धाम में जो मेला लगता है ना, वो माघ की पूर्णिमा को लगता है, माघ की पूर्णिमा को लगता है, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। और इसे आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है, इसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, भीलों का कुंभ, आदिवासियों का कुंभ इसे कहा जाता है। एक थोड़ा सा यही याद रखो, तो एक चीज और याद रखना, मानगढ़ हत्याकांड जो हुआ था, वहां जो मेले का आयोजन किया जाता है वो आश्विन पूर्णिमा को किया जाता है। कौन सी पूर्णिमा? आश्विन। जबकि यहाँ जो मेले का आयोजन होता है वो माघ की पूर्णिमा को होता है। आ जाओ साथियों, दो चार छोटे छोटे आंदोलन हो रहे हैं, ठीक है। एक है आपके बारापाल का, बारापाल का भील विद्रोह। देखो, पहला तो कब हुआ? तो 1981-82 में, ठीक है। कहाँ हुआ? तो उदयपुर में हुआ, ठीक है। क्या खास विशेषता है? तो उदयपुर रियासत के द्वारा, ठीक है, उदयपुर रियासत के द्वारा, ठीक है, भील लोग जो शराब बनाते थे महवा से, ठीक है, इस पे प्रतिबंध लगा दिया गया, ठीक है, इस पे प्रतिबंध लगा दिया गया, पहला। सेकंड, भीलों के जो आराध्य हैं, भीलों के आराध्य है ऋखव देव, ऋखव देव के मंदिर को, ठीक है, उदयपुर ने अपने नियंत्रण में कर लिया, ठीक है, उदयपुर ने अपने नियंत्रण में कर लिया। दो कारण थे मेन, ठीक है। एक तो जो महवा से शराब बनाई जाती थी इस पे प्रतिबंध लगा दिया गया, ठीक है। और ऋखव देव जो इनका मंदिर था, जो इन्हें आराध्य मानते थे भील लोग, इसे राज्य, उदयपुर राज्य के द्वारा अपने नियंत्रण में कर लिया गया। इस कारण से, ठीक है, कहते हैं, ठीक है, यहाँ ऋखव मंदिर का जो पुजारी था खेमराज भंडारी, ठीक है, खेमराज भंडारी ने, कहते हैं, भीलों को इसके लिए बहुत उकसाया। इसी कारण से कहते हैं, ठीक है, भीलों ने बारापाल में भयंकर विद्रोह कर दिया। ये भयानक आंदोलन था, भयंकर विद्रोह कर दिया, ठीक है, भयंकर विद्रोह कर दिया। बाद में कहते हैं, ठीक है, झड़प हुई उदयपुर रियासत और भीलों के बीच में। किंतु बाद में अगर बात की जाए तो मेवाड़ रियासत के जो निजी सचिव थे, निजी सचिव, ठीक है, निजी सचिव श्यामल दास, और इसके अलावा जो ये ऋखव मंदिर का पुजारी था खेमराज भंडारी, खेमराज भंडारी के बीच में क्या हो गया? समझौता हो गया। और इसी के तहत लगभग 1900 ईस्वी के करीब ये आंदोलन क्या हो गया? समाप्त हो गया। बस इतना सा याद रखना है, ठीक है। हालांकि यहां से क्वेश्चंस कभी इतने पूछे ही नहीं गए, मैंने इसलिए पढ़ा दिया, नहीं पढ़ाता तो आप लोग बोलते कि कुछ पढ़ाया नहीं, ठीक है। और मान लो कल को क्वेश्चंस आ जाता तो आप विरोध करते, ठीक है। मैं फिर भी, मुझे जितना आता है मैं उतना पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, सर्वगुण संपन्न में हूँ नहीं, ठीक है। और जितना मुझे आता है मैं करवा रहा हूँ। कोई गलती हो जाए तो तुम लोग भी थोड़ा बहुत माफ आफ कर देना मुझे, ठीक है। नहीं भी करोगे तो मैं क्या करूँ, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा तुमसे सॉरी और माफी मांग सकता हूँ, क्योंकि देखो, आप जिन किताबों में देखोगे ना, अब जैसे मैं 1981-82 बता रहा हूँ, अब कुछ किताबों में 82-83 भी लिखा हुआ है। तो 1-2 वर्ष के सन में कई जगह, ठीक है, आप जो सबसे बेस्ट बुक भी लोगे ना,
मान्यतापूर्ण पुस्तक भी, उनमें भी आपको ये चीजें कहीं ना कहीं ऐसी मिलेगी। तो ये 1981-82, ठीक है, जो अच्छी पुस्तक है उनमें से ही मैंने बताई है आप लोगों को। ठीक है, तो याद रखना, बारापाल का भील विद्रोह 1981-82 में उदयपुर में हुआ। ठीक है, कारण क्या रहे, तो एक तो मेहवा से जो शराब बनाई जाती थी, राज्य ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया, और ऋषभदेव जो इनके आराध्य थे, उस मंदिर को अगर बात की जाए इन्होंने, ठीक है, अपने नियंत्रण में ले लिया। ठीक है, तो ऋषभदेव मंदिर का जो पुजारी था खेमराज भंडारी, उसने भीलों को उकसाया, भयंकर आंदोलन हुआ, विद्रोह हुआ। ठीक है, बाद में कहते हैं कि निजी सचिव श्यामल दास और इसके साथ साथ खेमराज भंडारी, ठीक है, इनके बीच में समझौता हो गया, और 1900 ईस्वी के करीब यह आंदोलन क्या हो गया, समाप्त हो गया। एक आंदोलन है और है मेर आंदोलन। और मेर आंदोलन जो हुआ है ना, वो मेरवाड़ा क्षेत्र में हुआ है। और मेरवाड़ा क्षेत्र कहाँ पड़ता है, तो मेरवाड़ा क्षेत्र अगर बात की जाए तो आपको याद रखना है अजमेर में पड़ता है। अच्छा, अजमेर के आसपास के क्षेत्र को मेरवाड़ा क्यों कहा जाता है, तो देखो, दक्षिण में एक क्षेत्र पड़ता है मेवाड़, इसके उत्तर में एक क्षेत्र पड़ता है मारवाड़। ठीक है, मारवाड़ और मेवाड़ दोनों को एक जोड़ने वाला क्षेत्र है। ठीक है, और इसी क्षेत्र को कहा गया मेरवाड़ा। इसी क्षेत्र को क्या कहा गया, मेरवाड़ा। मेर का अर्थ होता है पहाड़ी। ठीक है, तो पहाड़ी क्षेत्र है, इसी कारण इसका नाम क्या पड़ गया, मेरवाड़ा। मेरवाड़ा क्षेत्र दो क्षेत्रों को जोड़ता है। ठीक है, दो भौगोलिक भागों को जोड़ता है, एक मेवाड़ और एक मारवाड़। ठीक है, तो मेर जनजाति निवास करती थी यहाँ। ठीक है, यहाँ मेर जनजाति निवास करती थी। ठीक है, मेर जनजाति निवास करती थी, और इस मेर जनजाति का, ठीक है, जो व्यवसायिक कार्य था, ठीक है, जीवन यापन का जो कार्य था, वो कैसे किया जाता था, तो ये अपना जीवन यापन जो है वो लूटपाट के द्वारा करते थे, लूटपाट। ठीक है, अब अंग्रेज लोग जो है इस जनजाति को अपने नियंत्रण में लाना चाहते थे। ठीक है, अपने नियंत्रण में लाना चाहते थे, और एक अंग्रेज व्यक्ति है, ठीक है, जिसका नाम है विल्डर एफ विल्डर के द्वारा 1818 में एक समझौता किया गया। एक क्या किया गया, समझौता किया गया। ठीक है, किससे, मीर जनजाति से, कि भाई समझौता ये किया गया कि हम लोग आपको तंग नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन आपको एक, ठीक है, प्रॉमिस करना पड़ेगा। बोला क्या, कि तुम क्या नहीं करोगे, लूटपाट नहीं करोगे। तो एक समझौता किया गया। बाद में कहते हैं एक छोटी सी बात पर एक छोटी सी बात पर बिल्डर के द्वारा यह समझौता तोड़ दिया जाता है। इसका भयंकर विरोध होता है, और इतना भयंकर विरोध होता है कि अजमेर क्षेत्र में, ठीक है, झाड़ नामक एक स्थान है, झाड़ नामक स्थान जहां ये निवास करते थे मेर लोग, झाड़ नामक स्थान पर ये जो पुलिस चौकियां थी, इन पुलिस चौकियों में आग लगा दी। ठीक है, इन्हें जला दिया गया। बाद में कहते हैं, ठीक है, मेर जनजाति जो थी, इनके विद्रोह का दमन किया गया, और इन पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए 1822 में मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई, मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय ब्यावर में था। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है, कि मेर आंदोलन, ठीक है, यहां से क्वेश्चंस कभी पूछा नहीं गया है आज तक, सिर्फ इतना सा पूछा गया है कि मेरवाड़ा बटालियन 1822 में, ठीक है, मुख्यालय कहाँ था, ब्यावर। ब्यावर ना आए तो नसीराबाद कर देना। तो मेर आंदोलन की अगर बात की जाए तो अजमेर के आसपास के क्षेत्र में, ठीक है, मेर जनजाति निवास करती थी। इनका मुख्य का, और वैसे भी अगर पूछा जाए तो कहाँ निवास करती थी, तो आपको बताना है, ठीक है, झाड़ नामक स्थान पे, ये गांव पड़ता है। ठीक है, तो वहां निवास करती थी। इनका मुख्य कार्य लूटपाट करके
जीवन यापन करना था। अंग्रेज लोग इन्हें अपने नियंत्रण में लाना चाहते थे, इसलिए एक समझौता किया गया। किसके द्वारा? तो एफ विल्डर के द्वारा और मेर जनजाति के द्वारा। मेर जनजाति ने तय किया कि अब हम लूटपाट नहीं करेंगे। एक छोटी सी बात पर यह समझौता बिल्डर के द्वारा समाप्त कर दिया जाता है। इसी के विरोध में मेर जनजाति के द्वारा झाड़ क्षेत्र के पुलिस स्टेशनों में आग लगा दी जाती है, उन्हें जला दिया जाता है और बाद में कहते हैं इसी मेर जनजाति के विद्रोह का दमन किया जाता है और इन पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना 1822 में की जाती है, जिसका मुख्यालय जो है वो ब्यावर में बनाया जाता है। मुख्यालय कहाँ बनाया जाता है? ब्यावर में बनाया जाता है। ये साथियों आपके महत्वपूर्ण जितने भी जनजातीय आंदोलन हैं वो समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमारा हौसला बढ़ाएं। धन्यवाद।